पहले हेडिंग डालो बेटा, रोड मैप स्टार्ट करिए। रोड मैप चैप्टर कैसे चलेगा, कितने पार्ट हैं अभी कैपेसिटेंस वाले के नोट्स कैपेसिटेंस है। देखिए टॉपिक नंबर 1 बेटा हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन ऑफ करंट। इंट्रोडक्शन ऑफ करंट सबसे पहला टॉपिक ही करंट है। अभी देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली किया है चार्ज है रेस्ट। जब आप करंट को पढ़ते हैं तो चार्ज चलेगा। अभी पहले चार्ज मोशन में है। क्या चार्ज मोशन में कितने तरीके से आ सकता है? काफी तरीके से आ सकता है ना। लेकिन अगर फिजिक्स की टर्म में देखें तो दो तरीके से आ सकता है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या चार्ज वेरिएबल से चले। इसका मतलब चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, एक बार चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। टॉपिक का जो लेक्चर नंबर 1 होता है किसी भी चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा कहां से स्टार्टिंग हो रही है, कैसे स्टार्टिंग हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को रेस्ट पे पड़ा है, लेकिन आप बोलेंगे इसमें चार्ज एट रेस्ट पड़ा, लेकिन उसमें चार्ज इन मोशन भी तो आया। देखो वो हमने मैकेनिक्स उसके साथ अटैच कर दी, वो एक अलग तरीका था, अलग टॉपिक थे, हम 11th के साथ कनेक्शन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज मोशन में है, तभी क्या बोल रहे हो करंट। देखो अगर आप चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हो तो आपने किसको पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज इन मोशन है ना, लेकिन कैसे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या पढ़ोगे आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक नंबर 2 का सबसे मेन जो पार्ट शुरू होता है उसका यहां से शुरू होता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चैप्टर में इसको बेटा वीडी से दिखाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक नंबर 3, ये जो 2 स्टार लगाए हैं मैंने 2 पे और 3 पे, ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम के लिए कोई भी डेरिवेशन अगर करनी है तो ये दोनों यूज होंगे। पूरे चैप्टर में इनके अलावा कुछ भी यूज नहीं हो। ये 2 और 3 जो टॉपिक है सब कुछ निकलेगा इनसे, निकलेगा। कहीं पर भी न्यूमेरिकल में फंस के खड़े हो जाओ उनके बारे में सोचो, राइट। क्या है ये रिलेशन बिटवीन, आवाज नहीं भाई, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसने चैप्टर किया है ये देखो, I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। अभी देख लो सिर्फ ऐसा ऐसा रिलेशन होता है। ये ड्रिफ्ट स्पीड है, ये करंट है, इन दोनों के अंदर अंदर जो रिलेशन है, ये वीडी का जो फॉर्मूला आता है वो यहां से आता है ई ई टाउ बाय एम। ये क्या है क्या नहीं है वो चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वीडी का ऐसा एक्सप्रेशन निकलता है, आई का ऐसा एक्सप्रेशन निकलता है, जो कुछ निकलेगा इन दोनों से निकलेगा। क्लियर। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक 4 बेटा इसका आपने सबने नाम सुना है ना, ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, पॉपुलर फॉर्मूला है ना। पर कोई मुझे बताया ना ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और फॉर्मूला क्या निकलता है यहाँ से, V बराबर आई आर। ये ओम्स लॉ है। याद करो मैंने कूलम्स लॉ पढ़ाया था, गॉस लॉ पढ़ाया। जब जब लॉ आता है तब तक क्या आता है, एक कंडीशन आती है। इसकी क्या कंडीशन है, हाँ तो देखेंगे V इक्वल्स टू आई आर। अब यहां से ना 2-3 टॉपिक निकलते हैं। पहला टॉपिक इसको बोलते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। उसका मेरा है क्या आपका है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और बोर्ड ने इस
टॉपिक को वेक्टर फॉर्म करके भी पूछा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इन डेफिनेशंस को ध्यान से देख लो। यहाँ क्या लिखा है? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या है? डिड्यूस कर। याद करो इस चैप्टर में जो सीरीज चलेगी, क्या सीरीज चलेगी? सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद वी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का पूरा चैप्टर पढ़ गया है, आई बी। उसके बाद कौन आएगा? फिर तीनों में रिलेशन बनेगा, बी बराबर आई आर के आते ही रेजिस्टिविटी भी आएगी। इससे आसान चैप्टर तुम्हारी पूरी 12th में नहीं है। हाँ, घूम फिर के आपको वही 3-4 फॉर्मूलों के साथ खेलना है। सर्किट थ्योरी आप कैपेसिटर के अंदर एक बार इंट्रोडक्शन ले चुके हो, वैसी वैसी कैपेसिटर थ्योरी यहाँ भी आएगी। वो बात भाई, रेजिस्टिविटी। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? याद करो, ये रो 10वीं क्लास में तुमने आर इंटू एल अपॉन ए पढ़ा था या ए अपॉन एल था? आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ये रिलेशन पढ़ा था। आज 12th क्लास में आप ये देखोगे ये आर होता कौन, मतलब ये आर कहां से आता है, इस आर की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी और इस रो की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ये कौन देगा? डिडक्शन ऑफ। तो इसके साइड में लिख लो, आर की और रो की वैल्यू निकाल के देता है। समझ गए? ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। अब तुम बोले सर देखो V बराबर आई आर, ओम्स लो तो ये है ना, इसमें V पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल स्केलर है, आई भी क्या है, आर भी क्या है, तो यार स्केलर 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 सारे स्केलर, तो वेक्टर फॉर्म कहां से बने, है ना? तो बच्चे कई बार जब स्टार्टिंग में ये पूछा गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लो, तो इसकी स्टेटमेंट उनको समझ में नहीं आता। जिसने किया है चैप्टर उसने ये फॉर्मूला बहुत फ्रिक्वेंट देखा होगा चैप्टर, J इक्वल्स टू सिग्मा ए। J एक करंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा स्केलर है, E वेक्टर है। देख लो सर, यहाँ इस रास्ते से गुजरना है। कितने टॉपिक हो गए? 4। टॉपिक नंबर 5 यहाँ पे आता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ अब की बार क्या आएगा? जैसे वहां टेम्परेचर होता है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। जेई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट वाले देखोगे इसमें इतने सारे क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बनते मिलेंगे, बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेंगे। लेकिन इसमें आप जैसे एरोड्रोम में जो प्रॉब्लम दी हुई है, सिलेक्टेड प्रॉब्लम में कराऊंगा, यहां से बहुत सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आती है और ये टॉपिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे अपना जेई मार्क कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीट में सवाल पूछा नहीं जाएगा, नीट में डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन से ही आंसर आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ क्या करेगा, जेई में रेजिस्टिविटी को वेरिएबल कर देगा, एक्स की फॉर्म में दे देगा, वाई की फॉर्म में दे देगा, कभी ये टफ बन जाता। सही है? उसके बाद यह है रो इक्वल्स टू रो नॉट आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। टॉपिक नंबर 6 ये लो बेटा, यहां तक है ना, ये बहुत सिंपल सिंपल से चैप्टर है यहाँ तक, और उसके बाद जो कुछ आएगा वो तुम कर चुके हो गया चैप्टर। सीरीज पैरेलल आपने पढ़े? सीरीज पैरेलल, हाँ सीरीज पैरेलल पढ़े। इसमें क्या आएंगे? कॉम्बिनेशन आएंगे। किसके कॉम्बिनेशन आएंगे? रजिस्टर के, रेजिस्टेंसेस कौन कौन आपने सीरीज पैरेलल, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रजिस्टर के एंड सेल्स के आते हैं। एक बार रास्ता दिखा रहा हूं कहां से जाना है, दिमाग में पिक्चर बनेगी, कितने टॉपिक्स हैं, कितने कितने क्लासेस में कवर हो रहे हैं। एक हफ्ता लगा के चलो, 1 वीक में टॉपिक्स कवर होते हैं। अगर टॉपिक टॉपिक पढ़ाने हो तो एक दिन में सारे हो जाएंगे, विद क्वेश्चंस टाइम लेते हैं। सेल्स याद करो, मैंने कोई सेल का ऐसा टॉपिक बताया था जिसमें मैंने कहा था कि 2 सेल है तो उसको एक बना दो। कैसे बताया था? दोनों की
डायरेक्शन देखते हैं, एक सेल ऐसे चलाना चाह रहा है, एक ऐसे चलाना चाह रहा है, दोनों ही वोल्टेज क्या करें, माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में चलाना चाहें तो प्लस। वो वहां पे एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात है, लेकिन अगली बार कॉम्बिनेशन में असलियत में समझ में आएगा कि ऐसा हो पूरा। बात समझ में आई, सीखने के बाद भी वही लगाना है, लेकिन यहाँ पे इसका एक रूप समझ में आता है। देन यहाँ पे तुम्हारा पार्ट नंबर 1 खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के 2 पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में बोर्ड वालों ने क्या किया और जेईई नीट वालों ने क्या किया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, वही अभी कुछ बच्चों की ना मेरे पास क्वेरी आ रही थी, एप्लीकेशन चल रही थी, कुछ पेरेंट्स आए थे जिनका अभी नीट हुआ था, और कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में आए, बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस को देखते हैं और सोचते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज टॉपिक्स है। ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखोगे जेईई का, नीट का और सीबीएसई का, आप तीनों का जो सिलेबस है डाउनलोड करो और तीनों को बराबर रख के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, पर ऐसा नहीं। तो अपनी तरफ से जैसे ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करके देखिए, एक्सक्यूज नहीं बनेगा। 4 नंबर रखता है भाई, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, वो अहमियत रखता है। तो इतने सारे टॉपिक्स करने के बाद एक टॉपिक को छोड़ के जाना कोई समझदारी नहीं है। यहाँ पार्ट नंबर 2, यहाँ पे क्या आता है, डिवाइसेस आते हैं। याद करो मैंने किरचॉफ लॉ बताए थे, हाँ जी, किरचॉफ के कितने लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एग्जैक्टली एज इट इज मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किसको फॉलो करता है बेटा, ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। इसके बाद एक और था, नाम क्या था, व्हीटस्टोन। क्या सिखा चुका हूं, अब बताओ नई चीज क्या है इसमें। अब इन्होंने क्या किया, बोर्ड वालों ने ये सिलेबस में दे दिया, जो बाकी के चैप्टर्स में जो टॉपिक बच गए वो आपके किस में दे दिए, लैब में। आपके प्रैक्टिकल्स बना दिए, वो प्रैक्टिकल्स के टॉपिक बना दिए। कौन कौन आता है इसमें, एक आता है मीटर ब्रिज, एक, और दूसरा आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशन होती है, राइट। ये मीटर ब्रिज है, ये अलग से डिवाइसेस आपको पढ़ने, क्लियर है। ये चैप्टर है, एडिंग डालो करेक्ट। फर्स्ट फेज पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए होने चाहिए। आया समझ, ये रोड मैप है, इस रास्ते पे चलना है, बड़ा चैप्टर नहीं है। हो गया, सब लिख लिया ना, क्या क्या है, अभी आएंगे उसमें, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ कंडक्टर, एन इज द नंबर डेंसिटी, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी इज द ब्रिज स्पीड। इसमें से कौन कौन सा टॉपिक नहीं किया भाई, एरिया, फिर आपके उसमें पोटेंशियोमीटर के सवाल दे रहे हैं, आपने भेजा था मेरे को, नहीं, उसमें एक जॉकी होती है, उसको इधर उधर शिफ्ट करते हैं, नल पॉइंट लाते हैं, वो वाला। करें भाई स्टार्ट, जी, हेडिंग डालो करंट। कौन बताएगा करंट क्या होता है, जो झटका मारे हैं? करंट कैसी क्वांटिटी है भाई, टेंसर,
लिखिए फटाफट, आवाज नहीं। टॉपिक नंबर 1 करंट। हाँ जी, डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये सबको पता है। रेट का मतलब क्या होता है, बटे में टाइम। किसके बटे में टाइम, किससे दिखाते हैं इसको, आई से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट तभी बनेगा जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज को आप मल्टी डायरेक्शन में फ्लो करा देंगे तो करंट बन जाएगा। आपको चार्जेस को किस में फ्लो कराना पड़ेगा। देखो, एक चीज नोट करना, ये चैप्टर एज कंपेयर टू फर्स्ट यूनिट बहुत आसान है। आपको कहीं पर भी कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आएगी, कहीं पर भी। सर्किट थियरी थी, कैपेसिटर में देख चुके हो। कैपेसिटर हटाओ, रेजिस्टर लगाओ, वैसे वैसे काम यहाँ पे भी करते हैं। स्टार्टिंग के 5 टॉपिक हैं जो उस चैप्टर से अलग है, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज आपको ऐसा लगेगा जैसे कैपेसिटर जैसा है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखो ध्यान से, मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट आ रहा है, ये इस जंक्शन पे पहुंचा, इस जंक्शन पे इसके 2 रास्ते बढ़ते हैं। मैंने मान लिया इधर 2 एम्पीयर, इधर क्या 3 है। आपको ये पता है ना कि जंक्शन पे आने वाला करंट बराबर, तो आया कितना, गया भी कितना। यार एक बात बताओ, अगर इसकी डायरेक्शन 2 हो रही है तो क्या तुम्हें वेक्टर फील होगा। वेक्टर होने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी जरूरी है कि नहीं। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, जब आप लैब की प्रैक्टिकल वाइवा देने जाते हैं तो आपसे पूछता है कि करंट की डेफिनेशन बोलो, तो आप बोलते हैं सर रेट ऑफ फ्लो चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो बोलता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्यों नहीं है। फिर इसको किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, स्केलर, लेकिन किसको फॉलो नहीं करता। हाँ, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, देयरफॉर नॉट ए वेक्टर। याद हो जाएगा। ये इस एग्जांपल से क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर ये वेक्टर होता तो ये ऐसे ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में बढ़ता ना, समझ गए। और ये बढ़ता है, जंक्शन पे 3 रास्ते होंगे तो 3 में ही बढ़ता है, 4 में ही बढ़ता है। सिंपल है। चलो, तो बेटा इससे फॉर्मूला बनाए हम। अब तुम 12th क्लास में हो चुके हो, देखो लेवल कैसे बढ़ता है। ये 10th क्लास की बात है। इसमें आपने सबने आई का फॉर्मूला क्या देखा, क्यू बाय टी, डन। आई इक्वल्स टू क्यू ऊपर टी। देन आफ्टर, क्या है छोटा चार्ज नहीं कितना, तो क्या आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी। याद तो मैंने कहा था जहां पे डी आता है वो कौन सी वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस। दिस वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, ds बाय dt। कौन सी वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पर। और अगर यही भी डेल्टा s बाय डेल्टा t होता तो क्या ये भी एवरेज आती, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते। सो i इक्वल्स टू डी क्यू बाय dt। और क्या बन सकता है, i इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा t। कोई प्रॉब्लम, डेल्टा का मतलब बता सकते हो, लो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी में ये कौन सी वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज। तो यहां से जो ये आई एवरेज आएगा, क्या ये क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा क्या नहीं। ये ऐसा फॉर्मूला है, सही है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्या इस वाले फॉर्मूले से मैं डी क्यू निकाल सकता हूँ क्या। हाँ जी, क्या डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से क्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे क्या, आई डी टी। क्या मैंने तुम्हारी क्लास में इंटीग्रेशन के मीनिंग्स बताए हैं।
मैंने कोई एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका बताया था, याद करो। मैंने E इक्वल्स टू dv बाई dr वाले दो ग्राफ बनवाए थे, V वर्सेस R, E वर्सेस R। आपकी कॉपी में जाकर देखना, और मैंने इंटीग्रेशन की मीनिंग लिखे, तो यहाँ पे आप एडिशनल में लिख लो। जैसे मान लीजिए मैं Q इक्वल्स टू आई डी टी लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आई वर्सेस टी का ग्राफ, आई वर्सेस टी का ग्राफ। सपोज उसका ग्राफ ऐसा है, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा, एरिया अंडर आई टी ग्राफ कैसे दिया जाएगा, आई डी, ये होता है। एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल लिया तो क्या आ गया, ये है कॉन्सेप्ट, साइड में लिख लेना इसको। तो यहां से आई डी टी जब भी तुम्हारे सामने, देखो क्या आई देगा, इधर इधर आई देगा, क्या पूछेगा, क्यों देगा, क्या पूछेगा, आई, आई टी का क्या देगा, ग्राफ, और उस ग्राफ से क्या पूछेगा, तो तुम उस आई टी ग्राफ का क्या निकाल दोगे, इसके अलावा क्वेश्चन बनते नहीं। समझ गए। अभी दो तीन सवाल हो रहे हैं जो मैं भी कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, वेट अ मिनट, सबसे पहले इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या होगी। हाँ जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को थ्योरी में फैसिनेशन आ रहा है वो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा है। थियरी जो होती है वो फिजिक्स नहीं है, जब तक उस थियरी को अप्लाई नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स, वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि तेरे को थ्योरी तो समझ में आती है पर न्यूमेरिकल नहीं आपको, ये एक्सक्यूज ना बहुत सारे बच्चों का होता है, तो कोई फायदा नहीं है। थ्योरी पढ़ने में मजा बहुत आता है और न्यूमेरिकल में वो सारा मजा गायब हो जाता है, राइट। तो ध्यान रखना, ये मैंने ये वाला पॉइंट क्यों बोला है, इसकी यूनिट है ना, किताबों में दुनिया भर की लिखी हुई है, इतना सारा कंटेंट है किताबों में, जितना मर्जी फैक्चुअल डाटा पढ़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा फर्क यहाँ है। देखो पहला डिब्बा ये रहा, दूसरा डिब्बा ये रहा, इसका डिब्बे का मीनिंग क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। इस डिब्बे से डी क्यू निकल सकता है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन और बन सकता है, जब आई टी का क्या है ग्राफ, तो आई टी के नीचे का एरिया क्या निकालेगा, चलो हो गए। ये तीन तरीके के सवाल, टाइप्स लिख देना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हो, आई देके क्यों, क्यों देके आई, आई टी देके क्यों, क्या हो, यूनिट क्या होती है, एम्पियर। किससे निकाल कर भाई, ए से। सवाल नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, 20 एम्पियर करंट, 20 एम्पियर करंट, 20 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ, पूरा क्वेश्चन लिखना है कॉपी में, 20 एम्पियर of current flows through a cross section of 20 centimeter square, cross section of 20 centimeter square for 20 millisecond, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई कितना दिया है भाई, 20 एम्पियर। इस एरिया में से पास हुआ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी देर के लिए पास हुआ, 20 मिली सेकेंड। ये गिवन डाटा है। देखिए फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया, क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले पार्ट में क्यों का सबसे पहला पूरा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, है ना। अभी देखो इस बच्चे के दिमाग में आया आई का फॉर्मूला सर ने क्यों को टी पढ़ाया, मेरे को चाहिए एन, तो क्यों को एन की फॉर्म में लिखेंगे, टी तुम्हारे को दे रखा है, करो क्वेश्चन। 25 हाँ जी, 25 इंटू 10 की पावर 16 तो नहीं आएगा, 17 आपको वो 2.5 का
2.5 into 10 की बात कर रहे हो 2.5 into 10 की पावर 18 आ रहा है। हाँ जी हुआ। कर बेटे कर, एन निकालना है, एन को एक साइड कर लेना तुम, एन को एक साइड करो, आ गया हो गया। I equals to Q by T. Q can be placed as NE by T. N का फॉर्मूला I into T by E. I बोलो कितना है? I 20. T कितना है? आवाज नहीं। 20 into मिली सेकेंड, मिली सेकेंड मतलब 10 की पावर -3, तो -3 ये क्या है? 1.6 into 10 की पावर -19। नेक्स्ट 2.5 into 10 की पावर 18, 2.5 into 10 raised to power 18। डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी क्वेश्चन पूरा लिखना, जल्दबाजी मत करना। ये सारे छठे में सवाल है। देखिए ये तो कंफर्म है, मैं आपको क्लास में कोई आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी के फॉर्मूले से सवाल तो कराऊंगा, लेकिन क्या उसमें ट्विस्ट होना चाहिए? पहला ट्विस्ट क्यू बराबर एन का होता है, एक टाइप। अगला टाइप जिसमें आपको डेंसिटी दे देगा, जहां डेंसिटी दे दे वहां पे मास होगा, वॉल्यूम होगा। अभी दूसरे सवाल में डेंसिटी है, लिखो ए कंडक्टिंग वायर हैविंग मटेरियल डेंसिटी, ए कंडक्टिंग वायर, ए कंडक्टिंग वायर हैविंग मटेरियल डेंसिटी, हैविंग मटेरियल डेंसिटी 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हो। सवाल नंबर 2, बेटा डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी इक्वल्स टू 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? एंड एटॉमिक मास नंबर इज 200, एंड एटॉमिक मास नंबर इज 200। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ब्रैकेट में लिखो ईच एटम ऑफ कंडक्टर गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। ईच एटम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन। कैन यू ट्राई? एवोगाड्रो नंबर, कितना मास दिया है पता नहीं है ना, उसके हिसाब से करो। अभी 20 ग्राम क्या दी है? डेंसिटी दी है। नंबर ऑफ एटम्स निकालो बेटा पहले। हाँ जी, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी देखो सभी एक बार गिवन डाटा आवाज मत कर भाई, बोलो। सवाल नंबर 2 में बोलो डेंसिटी कितनी दी है? 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास नंबर कितना दिया है? हाँ जी, ए बोलते हैं ना मास नंबर को, कितना है? 200। यार मुझे एक बात बताओ, जो मास नंबर होता है क्या उसके अंदर कितनी एंटिटीज होती है? जितना एवोगाड्रो नंबर होता है, किसी के एटॉमिक मास में कितनी क्वांटिटीज होती है? तो ऐसे क्या बोलूंगा मैं कि 200 में कितने एटम्स हैं? एन एवोगाड्रो नंबर मैं वैल्यू नहीं कर रहा, एक में कितने होंगे? एन बाय 200 करोड़। क्या मास पता है मेरे को? मैंने मान लिया एम मास में कितनी होगी? एन बाय में 200 इंटू, क्या इतने एटम्स नहीं आ गए? नंबर ऑफ एटम्स आ गए। पर आपको क्या चाहिए? आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? एक दे रहा है।
अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या चाहिए पर यूनिट? क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ साथ। पर यूनिट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने आएंगे भाई? अरे Na इंटू m बाय 200, ये तो इलेक्ट्रॉन थे। पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? यही तो आएगा। मास बाय वॉल्यूम जानते हो क्या होता है? ये रखिए समझ। तो यहाँ पे क्या आएगा? Na, अभी इसको ऐसे छोड़ सकते हो, Na इंटू डी बाय 200, ये क्या आ जाएगा? सही है। तो ध्यान रखना, डेंसिटी जब गिवन हो तो आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो, Na इंटू डी बाय मास नंबर, Na इंटू डी बाय, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर डेंसिटी दी हो तो डायरेक्ट निकाल दो n। सही है। अच्छा, इसके आगे सवाल क्या बनेगा? क्रांति का आवाज मुझ n, अगर n आ गया तो क्या पूछ लेगा? आई भी पूछ सकता है, क्यू भी पूछ सकता है, क्यू इक्वल्स टू एन, है ना। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन हर टाइप, सारी टाइप है सवालों। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग on a circular track of radius 1.6 centimeter, of radius 1.6 centimeter with a constant speed, with a constant speed, I repeat, an electron revolving on a circular track of radius 1.6 centimeter। देखो एक बात ध्यान रखना, मैथ अपने आप में एक लैंग्वेज है। मैथ को समझने के लिए किसी अलग भाषा की जरूरत नहीं होती। तो किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आती है ना, तो यूनिट्स पे ध्यान दिया करो। क्या लिखा है? 1.6 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड कितनी? 3.14 इंटू 10 की पावर 17, 3.14 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्कल। 3.14 into 10 की पावर 17, फाइंड आउट करंट flowing in the cell, 10 की पावर मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, देखो इधर आपने सवाल नंबर 3 में क्या सर्कल में घूम रहे हैं? देखो आपसे पूछा क्या है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, सवाल को पीछे से पढ़ा करो। पूछा क्या है? आई का फॉर्मूला बताओ। क्यू बाय टी, चार्ज अपॉन टाइम। ये चार्ज दे रखा है क्या? दे रखा है। कौन घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्यू की वैल्यू तो क्या बन गई? ई। सारा पंगा किसका है? टी का। क्या सर्कल में टी 2 पाई आर बाई वी करके नहीं निकलता? यही था सवाल बस। सही है ना? 2 पाई आर क्या है? सर्कमफ्रेंस बाय वेलोसिटी। जीरो कटा, बाद में दिखा लियो जब देगी। क्या दिखा रहा था? उल्टा पड़ेगा। टी आर में 2 पाई आर के लिए आंसर बताना। 0.5 आर, 0.5 वो देर हो गई। पॉइंट 5 आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या इक्वल्स टू
टी स्क्वायर प्लस 4टी प्लस 5। इसका सवाल हो गया, नेक्स्ट करो। क्या इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4टी प्लस 5। फर्स्ट फाइंड आई एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। 40 टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। सेकंड फाइंड आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। पहले वाले पे 10। दूसरे हाथ में दो कौन है? दिया है सेकंड, लेकिन नेगेटिव दो आ रहा है। 6 -6 6 आ रहा है। अब लगाओ वो वाले फॉर्मूले, dq by dt वाले, है ना? देखो एक बार, फर्स्ट पार्ट क्या चाहिए? आई क्या होगा? dq by, क्या 3 सेकंड पर चाहिए, है ना? तो लिखने का ढंग करो, t इक्वल्स टू 3 सेकंड। इसका मतलब dq by dt निकालो और उसमें t की वैल्यू कितनी कर दो? 3। बोलो dq by dt कितना है? 2t प्लस 4। सही है? तो t की वैल्यू बोलो कितना है? 10 एम्पियर। यहां आ जाओ, 0 से 2 सेकंड। क्या पूछिए इसने? यार आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू बाय 4 माइनस 4। तो इसका मतलब क्यू कहां पे? माइनस क्यू कहां पे? बाय टी फाइनल माइनस, यानी कि टी सेकंड वाला, यानी कि 2 माइनस 0। बोलो क्यू 2 सेकंड में कितना है? 2 का स्क्वायर 4, 8, 12, 5, 17। 17 हो गया ना? 17 माइनस 5 तो 6। सही है ना? ध्यान से देख लो जितनी टाइप कराई, ये किससे रिलेटेड है? आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी से। अब ये वाला आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट आई इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। सवाल नंबर 5, आई की वैल्यू लिखो 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4। आई इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4। ये दिया भाई। अच्छा कौन सी टाइप बन गई? वेरिएबल करंट। करंट वेरिएबल है, किस पर डिपेंड होगा? तो वेरिएबल करंट वाली टाइप। चार्ज निकाल दो। फाइंड चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया? फाइंड चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड। फाइंड चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड। इंटीग्रेशन आता है? हाँ जी 860 बाय 860 बाय 3 इज आंसर है क्वेश्चन।
860/3 किस किस का है? 1 2 3 4 बच्चों का है। हाँ जी, चाहिए क्या? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? आई डी टी का इंटीग्रेशन, बोलो आई कितना? इसका इंटीग्रेशन करें, क्या आएगा? 4t³ अगले का क्या आएगा? 8t²/2 अगले का 4t। किसको नहीं आता? आ गया? एक पावर ऐड करो, वही पावर नीचे लिख दो, इंटीग्रेशन हो गया। सोचो लिमिट कहां से कहां? 0 से 0 का तो कोई रोल है नहीं, इसका मतलब 5 ही करना ना, कर दो। कितना बना है? 4 125/3, ये 4 को कट गया, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 सो गए, प्लस कितना बन रहा है? 860/3 कूलम। सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 के साइड में एरो डाल के लिख देना आई इक्वल्स टू Q/T कराया है, इसके अलावा कुछ नहीं कराया। सही है। जितने भी एंगल से सवाल पूछा जा सकता है। लास्ट सवाल नंबर 6, भाई क्या प्रॉब्लम है? दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी हो रहा हूँ। आई वर्सेस टी, ये टाइम सेकंड में दिया है, आई एम्पियर में, यहाँ पे 10 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर। फाइंड, लिख दो। देखो इसके सवाल कैसे बनते हैं? इट इज अ ग्राफ गिवन फॉर ए वायर, एक वायर का ग्राफ है जिसमें आई वर्सेस टी बनाया है। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द टाइम इंटरवल 2 सेकंड से 12 सेकंड के बीच। 2 सेकंड से 12 सेकंड के बीच चार्ज फ्लो निकालें। 40 किलो। भाई 2 सेकंड से 12 सेकंड में क्या तुम्हें ये वाला एरिया निकालना और एक ये वाला एरिया निकालना। ये ट्रेपेजियम बन गया, ये क्या बन गया? रेक्टेंगल टाइप। कितना है ये कितना है? ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया, तो 30 तो इसका आ गया, इसका 30 आ गया एरिया। इसका कैसे निकालोगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड 5 और 10, तो 5 + 10 15 हो गया। हाइट कितनी है? ये इंटू 4 बढ़िया, 15 दूनी 30, 30 और 30 तो 60 आ गया। 30 + 30 60 वाट कूलम। समझ में आया? एरिया निकाला है इन दोनों का, क्लियर है क्या? लेक्चर समझ में आया? आसान लगा? कल की क्लास में बीडी, आई और आउटपुट, ये 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान रखना, जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी की है उस बच्चे ने आर निकालने वाले सवाल किए कि नहीं? कई बार आर ऐसे वाले मिलता है, कभी सिलेंडर ब्लो दे देगा, ठीक है, तो उनके अंदर अच्छा आर निकालने वाले सवाल तब अच्छे बनते हैं जब 2 वेरिएबल हो। सही है, बता के भेज रहा हूं कल की क्लास में क्या क्या होगा। बीडी, आई और वी बराबर आई, तो कितने टॉपिक हो जाएंगे? 4। 2 क्लास में 4 टॉपिक खत्म हो गए। टाटा बाय बाय।